मैं नीलम रानी वाइफ दुलीचंद, गांव रिसालिया खेड़ा, जिला सिरसा, स्थायी निवासी बेगू रोड से बोल रही हूँ। मेरे पति दुलीचंद के साथ अत्याचार हुए, उनके मीडिया के जरिए प्रशासन को अवगत कराना चाहती हूँ। मेरे पति दुलीचंद, उनकी मृत्यु 4 अगस्त 2020 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु में उनके ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमेटी मेंबर सावराम जी, नील जी और हेदराम जी का हाथ है, जो उनको मानसिक तौर पर परेशान किया करते थे। उनकी अत्याचार की पहली कड़ी 2016 को शुरू हुई, जब मेरे पति को गमन के झूठे इल्जाम में नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और हमें बार बार पैसे भरने के लिए दबाव आने लगा। पर हम पैसे क्यों भरते, क्योंकि मेरे पति ने पैसे भरने से इनकार कर दिया। जब हमने पैसे खाए नहीं तो हम पैसे क्यों भरे। हमने सीएम विंडो में शिकायत लगा दी और हमारी बदकिस्मती देखो कि सीएम विंडो ने भी उन्हीं कर्मचारियों को वहाँ भेज दिया जो कि उनसे पहले से मिले हुए थे। हमारी कार्रवाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरे पति को और भी ज़्यादा दबाव देने लगे कि सीएम विंडो में लगाने के बाद भी तेरा कुछ नहीं बना, तेरे को पैसे भरने पड़ेंगे। और दबाव के कारण मेरे पति से अंदर ही अंदर 4 लाख पर साइन करवा दिए गए और मेरे को मजबूर अपना मकान बेचना पड़ा। मकान को बिकवाने और खरीदने तक इनके ही बंदों का हाथ था। मेरे मकान की कीमत मेरे और मेरे पति के हाथ में ना देते हुए सीधे बैंक में गई कि हमारे पास कोई सबूत ना हो कि हमने अपना मकान बेच के बैंक वालों को दिया है। और नौकरी के लिए फिर भी आनाकानी करते रहे कि नौकरी आज देते हैं कल देते हैं, नौकरी के लिए आनाकानी करने लगे। वो तो भला हो धर्मवीर जी का मुनावाड़ी से, जो मौके के वहाँ पर मैनेजर थे और उनका तबादला होने वाला था। उन्होंने जाते जाते मेरे पति को दोबारा नौकरी पर नियुक्त कर दिया और इनको ये बात भी हजम नहीं हुई और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे मेरे पति को। एकदम से जलन होगी इनको कि ये दोबारा नौकरी पर क्यों लग गया और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी और इनको ड्यूटी पर जल्दी आने के लिए मजबूर करते। कभी कहते कि तू झाड़ू ना निकाल, कभी कहते कि तू चाय ना बना। मेरे पति की ड्यूटी पीएन की थी, उनका काम था चाय बनाना, झाड़ू निकालना। ये काम उनको करने नहीं देते थे और रोज रोज हाजिरी भी नहीं लगाने देते थे। कभी रजिस्टर छपा देते थे, कभी कुछ करते थे। मेरा पति डीट होकर वहाँ पर ड्यूटी देखते रहा। फिर भी इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। बोले 9 बजे आया कर ड्यूटी पर। सभी ऑफिस 10 बजे का टाइम है, पर इनका ऑफिस था जो 9 बजे खुलता था। ये कहते कि 9 बजे पहुंचा। अब आप देखो कि सिरसा से बिजूवाड़ी पहुंचना 9 बजे नामुमकिन था। तो मेरे पति परेशान होने लगे और परेशान होते होते वही रहने के बारे में सोचने लगे और अपने कोई जान करके ढाबे पर रहने लगे। इन्होंने ढाबे वालों को भी धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर इस बंदे को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो इनके घर वाले या हम आपको फंसा देंगे। वो एक ढाबे से दूसरे ढाबे पर इधर उधर घुमाते रहे। मेरे पति की दुर्गति कुत्ते की तरह कर दी थी। उन्होंने 1-1 रुपये के लिए मुमताज कर दिया था। ना उनको सैलरी देते थे टाइम पर। सभी की सैलरी, मतलब सरकारी ऑफिस के अंदर सभी की सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख तक आ जाती है, पर मेरे पति की सैलरी 20-20, 25-25 तारीख तक नहीं देते थे। जब मेरे पति परेशान होकर मेरे को कहते तो मैं इनको फोन करती तो ये प्रधान कमेटी मेंबर है ना जो सावराम जी, इनको ये मेरे को शब्द बोलते थे कि तेरा खसम ड्यूटी पर ही नहीं आता तो हम कैसे सैलरी दे। इतने गलत मेरे को शब्द बोलते थे। 1-2 बार मैं सोसाइटी के अंदर भी गई बिजवाड़ी, मेरे को बहुत गलत बोला। मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी अब की बार कभी भी आपके साथ, ठीक है। मैंने उनका साथ देना बस वही बंद कर दिया कि ये मेरी बात में सुनते ही हैं तो मैं क्यों जाऊँ आपके साथ, ठीक है। वो वहीं पर रहना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में भी इन्होंने सैलरी देने के लिए मना कर दिया। मेरे हस्बैंड को बार बार ड्यूटी पर बुलाने के लिए फ़ोन करने लगे। मेरे हस्बैंड बोला कि बस ही नहीं चलती तो मैं किस चीज़ पर आऊँ। जब इन्होंने सैलरी देने के लिए मना कर दिया तो मेरे बेटे ने और मैंने इनको फ़ोन करके धमकी दी, डराया कि आप सैलरी क्यों नहीं दे रही, हम शिकायत कर देंगे, आप हमें सैलरी दो। पीएम मोदी जी के है ऐलान है कि घर बैठे सभी को सैलरी दी जाए, तो आप क्यों नहीं देंगे। फिर इन्होंने हमें लॉकडाउन में सैलरी दे दी मेरे हस्बैंड को। जब लॉकडाउन खत्म हुआ वो दोबारा ड्यूटी पर गए तो इन्होंने कमेटी की मीटिंग बुला के मेरे हस्बैंड को दोबारा टॉर्चर करने लगे कि तू लॉकडाउन में आया नहीं ड्यूटी पर, तेरे को सैलरी किस चीज़ की मिली है। तो मेरा घरवाला बोला कि कोई बात नहीं, तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। वो बोला कोई बात नहीं, अगर नौकरी से तो ना निकालो मेरे को साहब, आप मेरी सैलरी काट लो। उनकी 5वें महीने की पता नहीं 4-4 महीने की उनकी सैलरी काट ली। 4 महीने की सैलरी काट ली, 5वें की, 6ठे की, 7वें की मेरे हस्बैंड की सैलरी बकाया है। अब ये उनके गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटा उनके ऑफिस में गए। हमने बोला कि उनकी स्टेटमेंट निकाल के दो, में उनकी कितनी सैलरी थी,
कितनी उनकी सैलरी दे चुके हो। वो बोले उनकी सारी सैलरी उनकी जा चुकी है उनके खाते के अंदर, 5वें 6ठे 7वें 8वें की सारी सैलरी उनको दे चुकी है। और हमने उनके पीएफ के बारे में स्टेटमेंट मांगी तो बोले कि उनका पीएफ कोई नहीं, यहाँ कोई भी पीएफ नहीं है, उन्होंने सब निकाल लिया था। तो 2018 के अंदर जो बिजवाड़ी के अंदर पीएफ जमा होता था तो इन्होंने बोला कि रोहतक जाने लग गया पीएफ, आप यहाँ का पीएफ निकाल लो। मैं और मेरा हस्बैंड वहाँ पर पीएफ निकलवाने के लिए गए। उन्होंने 1 लाख पर साइन करवा के 78,000 रुपये तो हमारे हाथ में दे दिए। 22,000 रुपये हमारे से, हमें नहीं पता कि वो 22,000 रुपये कहाँ पर गया है। और 50,000 रुपये इन्होंने ऐसे बोल दिए कि 50,000 का ब्याज लगेगा, 31 तारीख के बाद आप ले जाना। वो 50,000 का आज तक हमें ब्यौरा नहीं दिया गया कि वो 50,000 का क्या हुआ है। और 1 लाख रुपये इन्होंने वही आके अब बोलते हैं कि रोहतक, हम मेरे बेटे ने पूछा कि जो रोहतक पीएफ जाता है, मेरे हस्बैंड ने गुजरने से पहले मेरे को कई बार बोला था कि मेरा पीएफ तो रोहतक जाने लग गया। मेरे बेटे ने, मैंने उनका पीएफ नंबर मांगा तो शिवचंद प्रबंधक जी ने, उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। बोले कि उनका रोहतक तो पीएफ जाता ही नहीं है। हम दे कहाँ से? हम हेड ऑफिस अनाज मंडी में बत्रा जी बैठते हैं, उनसे जाके मिले। उन्होंने हमें बोला कि हाँ रोहतक तो पीएफ जाता है। शिवचंद को फोन किया, शिवचंद बोले हाँ बाबूजी मैं दे दूंगा इनको पीएफ का नंबर। हम दोबारा फिर कई दिनों के बाद उनके पास गए, हमने बोला कि पीएफ का नंबर दो। वो शिवचंद बोला कि अब तो आपके पापा का बकाया ड्यूज वगैरह देना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने ऊपर भेज दिए हैं, अब तो हमारे पास आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप बाद में आना, मीटिंग के बाद होगी सारी बात। हम वहां से वापस आ गए। उन्होंने 3 एजेंडों की बात की थी हमारे से। एक तो भी मेरे बेटे को उनकी जगह पर नौकरी दी जाएगी, एक उनका जो भी बकाया पैसा वो हमें दिया जाएगा, एक उनका जो हाउस लोन चल रहा था सोसाइटी के अंदर वो माफ किया जाएगा। अब मौजूदा कर्मचारी से हमें पता चला है, कल ही पता चला है कि उन्होंने एक ही एजेंडा निकाला है, सिर्फ वो भी उनके बकाया राशि का, जिसमें से वो अपने 2-3 लोन बकाया वो काट लेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। मेरे पास आज की घड़ी ना तो मेरा पति है, ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरा घर है। मैं सब कुछ, मेरा उन 3 लोगों की वजह से मेरा सब कुछ आज की घड़ी बर्बाद हो चुका है। ये 3 लोग 2016 से, उससे पहले से भी हमारे पीछे हाथ धो के, मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़े। इन्होंने मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर दी। ये मेरे पति को मारने में भी इन तीनों लोगों का ही हाथ है। ये मेरे को बहुत बार फोन पर धमकी देते थे कि हम इनको नौकरी से निकाल देंगे, तेरे हस्बैंड को नौकरी से निकाल देंगे। मैंने उनको बहुत बार बोला था अगर आप नौकरी से निकाल दो, अगर दोबारा इनको सस्पेंड कर दिया ना, इनको कुछ हो गया तो मैं आप सबको खींच लूंगी, देख लेना। उनका कोई फोन नहीं आया। फोन था हमें किसी नए नंबर से फोन आया एकदम से, अचानक रक्षाबंधन के दूसरे दिन 5 बजे के तकरीबन हमारे पास अचानक नए नंबर से फोन आता है कि सेठ जी के घर से बोल रहे हैं। हमने बोला कि हाँ जी बोल रहे हैं। बोला सेठ जी की तो डेथ हो चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन किसकी, ये मुझे सोचा ही नहीं था मैंने कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेरे पति की डेथ कैसे होगी। 5-6 दिन पहले तो मेरे से उनसे मेरी बात हुई है कि डेथ कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम करवाया था? पोस्टमार्टम करवाते मेरे बेटे को उसी टाइम रास्ते के अंदर ही उन्हीं के किसी कर्मचारी का फोन आ गया कि वो पोस्टमार्टम मत करवाना, अगर पोस्टमार्टम करवाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा बेटा, हम आपके साथ हैं, आपको नौकरी दिलवाएंगे, उनका आपके पापा का कोई भी बकाया राशि वो दिलवाएंगे, हम आपके साथ हैं। मेरे बेटे ने ऐसा काम कभी कुछ देखा नहीं था। वो मौके पर वैसे ही पापा की मौत की खबर सुनकर घबरा गया था, उससे कुछ नहीं समझा। उसने उन सभी के बातों पर विश्वास करके वो अपने पापा को घर पर लेके आ गया और दूसरे दिन हमने संस्कार करवा दिया। मांग हमारी यही है कि मेरे बेटे को उनकी जगह पर नौकरी दी जाए और जो उनका कोई लोन बकाया 3.5, कभी तो 2 लाख बताते हैं, कभी 2.5 लाख बताते हैं, कभी 3.5 बताते हैं। उनका लोन की कीमत तो बोल रहे हैं पूरी हो चुकी है, उनका ब्याज कुछ बकाया, ब्याज भी नहीं बताते भी कितना % है। वो कोई भी कर्मचारी हो उनको अपने महकमे के ब्याज के बारे में नहीं पता होता भी कितने % चल रहा है, वो नहीं बता रहे हमें। चलो कितना भी है वो हमारा माफ किया जाए। और जो भी मेरे हस्बैंड के बकाया पैसे, जैसे मतलब पीएफ है, रोहतक का पीएफ वगैरह, उसकी सारी स्टेटमेंट, वो सारा बकाया पैसा जो भी बिजवाड़ी में अंदर पीएफ 50,000 में छोड़ के आई थी वो ब्याज के साथ मेरे को दिया जाए। और जो भी उनका ड्यूज वगैरह, छुट्टियों के पैसे, ग्रेजुएटी वगैरह जो भी कुछ बनता है वो सारा मेरे को मिलना चाहिए।